ग्रामीण परिवेश से किसान परिवार में गरीबी के देख के मैंने वो गरीबी देखी है जब हम रात को 2-2 बजे तक खाने का हमारा इंतज़ाम नहीं हो पाता था और पढ़ाई के लिए जयपुर के लिए तैयारी के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। ब्याज पर पैसे लेके हमने तैयारी की। हमने सुविधाओं के अभाव में हमने तैयारी की। जो सुविधाओं के अभाव में तैयारी करता है, उसको उस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में ज़्यादा पता रहता है। गरीब, कमज़ोर और असहाय व्यक्ति की जो समस्याएँ हैं, उनको मैंने क्षेत्र में घूम रहे थे, हम हर जगह इस बात को महसूस कर रहे थे। पहले हम खेलों के माध्यम से लोगों से जुड़े हुए थे। उसी दौरान हमें मालूम पड़ा कि हमारे क्षेत्र की उदासीन और निष्क्रिय राजनीति की वजह से इस मुद्दे को नहीं उठाया गया। समस्या है, इसके लिए हमने आंदोलन शुरू किया। सबसे पहले हमने पूरा गर्मी के महीने में जन-जन के पास हम गए। पूरे आंदोलन के दौरान सबको जागृत किया, सबको बताया कि जब तक हम इकट्ठा होकर कोई आंदोलन नहीं करेंगे, तब तक ये सरकार नहीं सुनने वाली। ना ही तो यहाँ के राजनीतिज्ञ इस ओर ध्यान दे रहे हैं, ना ही सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है। इस पूरी समस्या को इस ढंग से इग्नोर किया जा रहा है। जनता त्राही-त्राही कर रही है। ये तो अच्छा हुआ, भगवान ने इस बार बारिश अच्छी की। अगर बारिश नहीं होती तो ये त्राही-त्राही इस बार पीक पर पहुंच सकती थी। ये अब हमारा 10 अगस्त आने वाली 10 तारीख को जयपुर में शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन है और मुख्यमंत्री साहब को सीधा ज्ञापन दिया जाएगा। उसके बाद भी अगर सुनवाई नहीं होती है, हम 3 महीने हो जाएंगे लगभग, 3 महीने में भी सरकार नहीं चेतती है, तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, आमरण अनशन का। हम काफी संख्या में लोग हम आमरण अनशन करने के विचार में हैं। या तो सरकार हमारी बात पर ध्यान दे, हमारे क्षेत्र को पानी की समस्या का समाधान करे, वरना हमारे पास जो रास्ता है, विकल्प है, धर्मवाद, ये जितने भी वाद हैं, ये बीमारियां सिर्फ कमजोर व्यक्ति फैलाते हैं, जिनके पास कोई करने के लिए, जो कुछ करना नहीं चाहते हैं, जो समाज के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं। सिर्फ निर्णय लिया कि पार्टी की लाइन में लगने के बजाय मैं जनता की लाइन में लगूं। पार्टी के चक्कर लगाऊंगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा। मैं सेवा जनता की करना चाहता हूं और टिकट पार्टी से लड़ना चाहता हूं। मुझे ये कि चुनाव तो जनता ही जिताएगी, पार्टी टिकट। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यह कहावत रहीम जी के दोहे में सटीक सूरजगढ़ विधानसभा में बैठती है, क्योंकि पानी की जो समस्या सूरजगढ़ विधानसभा में है वो कहीं पर भी नहीं है। महिलाएं दूर दूर से पानी ला रही हैं, पानी नहाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है। ये ऐसी दुविधा में पड़ी हुई है सूरजगढ़ विधानसभा। लेकिन नेता हैं, अपनी रोटियां सेक रहे हैं। कहीं न कहीं इन चुनावों में वो नेता भी सामने आएंगे, पानी के लिए मुद्दे भी उठाएंगे, अन्य मुद्दे भी उठाएंगे, लेकिन जो सटीक मुद्दा है वो पानी का मुद्दा है। तो इस पानी के मुद्दे पर विधानसभा चुनाव में क्या गुल खिलता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है पानी के मुद्दे पे, वो सूरजगढ़ विधानसभाओं की आवश्यकता है। नमस्कार, नरेंद्र स्वामी केटीआर वॉइस की विशेष पेशकश में आज हमारे साथ हैं जो पानी के लिए सत्याग्रह आंदोलन चला रहे हैं सूरजगढ़ विधानसभा में, नौरंग डांगी, जिन्होंने पिछले 1 साल से इस मुद्दे को इस विधानसभा में उठा रखा है। वैसे तो इन्होंने पिछले कई सालों से विधानसभा क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, लेकिन विशेषकर पानी का मुद्दा जो आज उछल रहा है सूरजगढ़ विधानसभा में, वो इन्हीं की देन है। उनसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं कि ये पानी का मुद्दा है, किस तरह से आगे ले जाया जा रहा है, क्या विधानसभा में ये हसरत पूरी होगी पानी के लिए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद केटीआर वॉइस में जो पानी का सत्याग्रह के लिए इस विधानसभा क्षेत्र में आप चला रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद नरेंद्र भाई। और सबसे पहले मैं आपके केटीआर वॉइस को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस मुद्दे की महत्ता को समझा और हमें इसके लिए मौका दिया आप लोगों ने बोलने के लिए। मैं केटीआर वॉइस को इसका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमने 10 साल से हम जो क्षेत्र में घूम रहे थे, हम हर जगह इस बात को महसूस कर रहे थे। पहले हम खेलों के माध्यम से लोगों से जुड़े हुए थे। उसी दौरान हमें मालूम पड़ा कि पानी की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे क्षेत्र के नेताओं के पास भी ये आवाज़ हमने पहुंचाई कि भाई पानी की समस्या के लिए लड़ाई लड़ी जाए। कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का पानी 10 साल हो गए खेतरी, मंडावा, झुंझुनू में आए हुए। इसके बावजूद हमारे क्षेत्र की उदासीन और निष्क्रिय राजनीति की वजह से इस मुद्दे को नहीं उठाया गया। मैंने जनवरी में वीआरएस लिया। उससे पहले मैं कोई भी आंदोलन कर नहीं सकता था, क्योंकि मैं सर्विस करता था।
इसके तुरंत बाद हमने इस समस्या को समझा हुआ, हमें पता था ये समस्या बड़ी समस्या है, इसके लिए हमने आंदोलन शुरू किया। सबसे पहले हमने जून पूरा गर्मी के महीने में जन जन के पास हम गए, पूरे आंदोलन के दौरान सबको जागृत किया, सबको बताया कि जब तक हम इकट्ठा होकर कोई आंदोलन नहीं करेंगे तब तक ये सरकार नहीं सुनने वाली है। क्योंकि अगर सरकार संवेदनशील होती, संवेदना रखती, तो निश्चित रूप से जो कि हमारा क्षेत्र सबसे पहले डार्क जोन घोषित किया गया था, उसके बावजूद हमारे क्षेत्र को पानी से वंचित किया गया, जबकि झुंझुनू जिले में खेतड़ी, झुंझुनू, मंडावा 10 साल पहले जोड़ दिए गए थे। उदयपुर वाटी को जोड़ने की चर्चाएं चल रही हैं, पिलानी जुड़ चुका है, हमारा क्षेत्र अब भी नहीं जुड़ रहा है, जबकि डार्क जोन सबको पता है सबसे पहले हमारा घोषित किया गया था। इसका सीधा सा संबंध यह है कि ना ही तो यहाँ के राजनीतिज्ञ इस ओर ध्यान दे रहे हैं, ना ही सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है। इस पूरी समस्या को इस ढंग से इग्नोर किया जा रहा है, जनता त्राही त्राही कर रही है। ये तो अच्छा हुआ भगवान ने इस बार बारिश अच्छी की, अगर बारिश नहीं होती तो ये त्राही त्राही इस बार पीक पर पहुंच सकती थी। अब क्या इस मुद्दे को आगे ले जा रहे हैं? हमने पूरे 1 महीने पूरे क्षेत्र में जन जागृति फैलाई, उसके बाद में हमने क्रमिक अनशन शुरू किया। जब हम जन जागृति के लिए आंदोलन कर रहे थे तब हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था बुहाना में, और मुख्यमंत्री साहब बुहाना बबाई आए थे, वहां भी हमने ज्ञापन दिया था। और उसके बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम जिला कलेक्टर के सामने 1 दिन का धरना प्रदर्शन किया और उनको ज्ञापन दिया। उसके बावजूद कुछ भी इस मामले में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। अब हमारा 10 अगस्त आने वाली 10 तारीख को जयपुर में शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन है और मुख्यमंत्री साहब को सीधा ज्ञापन दिया जाएगा। उसके बाद भी अगर सुनवाई नहीं होती है, हम 3 महीने हो जाएंगे लगभग, 3 महीने में भी सरकार नहीं चेतती है, तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है आमरण अनशन का। हम काफी संख्या में लोग हम आमरण अनशन करने के विचार में हैं। या तो सरकार हमारी बात पर ध्यान दे, हमारे क्षेत्र को पानी की समस्या का समाधान करे, वरना हमारे पास जो रास्ता है, विकल्प है, वो आमरण अनशन का बचता है, वो हम करेंगे। विशेषकर सूरजगढ़ विधानसभा में पानी की तो उठा ही रहे हैं, लेकिन युवाओं को जो मुख्य बात होती है खेलों की, खेलों के माध्यम से भी आप इस क्षेत्र से कई सालों से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल नरेंद्र जी, खेलों के संबंध में जो अभी ग्रामीण ओलंपिक जो चल रहा है, ये हमारे सूरजगढ़ में हमने 2016 में कबड्डी के लिए आयोजन किया था। उस आयोजन को देखते हुए ही सरकार ने हमारा एक कॉन्सेप्ट लेके पूरे राजस्थान में इसको चलाया। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और हमारे युवाओं में जो हमने जोश देखा इस 2016 के बाद, हमने बड़ी बड़ी 4-5 प्रतियोगिताएं निकाले हैं हर साल। बीच में कोरोना है, उसमें भी कोरोना में भी हमने कोशिश की कि लोगों को मोटिवेट करने के लिए हम खेलों से जोड़ें, कोरोना भी नहीं फैले और जो एक हताशा थी वो भी उससे दूर हो, इसलिए भी हमने उन खेलों का आयोजन किया। और हमारा ये क्षेत्र है, खेलों के लिए बहुत ही उम्दा एरिया है। हमारे पड़ोस में हरियाणा है, वहां से ओलंपिक आते हैं। हमारा ये क्षेत्र सरकार पता नहीं क्यों नहीं ध्यान दे रही, क्यों नहीं हमारे नेता सरकार तक ये चेता रहे, वरना हमारा ये क्षेत्र ओलंपिक में गोल्ड लाने वाले बच्चे दे सकता है। हमने उसी संबंध में एक पहल की थी और उस पहल का अच्छा परिणाम हुआ। युवाओं में बहुत जोश था, युवाओं में खेलों के प्रति रुझान हुआ, और निश्चित रूप से अगर भाग्य ने अगर साथ दिया तो निश्चित रूप से हम यहाँ से ओलंपिक के लिए कुछ लड़के हम निकालेंगे। आप नौकरी पे थे, अच्छी खासी तनख्वाह भी ले रहे थे, वेतन भी आ रहा था, सारी समस्याएं नहीं थी कोई भी। अब जनता के सामने आ गए हैं, चुनाव में ताल ठोक दी है, क्या वीआरएस लेना क्या कारण रहा? नरेंद्र जी, आप मेरे बारे में पता करेंगे तो मैंने एकदम ग्रामीण परिवेश से, किसान परिवार में गरीबी के देख के, मैंने वो गरीबी देखी है जब हम रात को 2-2 बजे तक खाने का हमारा इंतजाम नहीं हो पाता था, और पढ़ाई के लिए, जयपुर के लिए तैयारी के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, ब्याज पर पैसे लेके हमने तैयारी की। हमने सुविधाओं के अभाव में हमने तैयारी की। जो सुविधाओं के अभाव में तैयारी करता है उसको उस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में ज्यादा पता रहता है, गरीबों की, गरीब, कमजोर और असहाय व्यक्ति की जो समस्याएं हैं उनको मैंने बचपन से समझा है और उसी से मैं प्रेरित हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं गरीब, कमजोर और असहाय को उस मुकाम तक ले जाऊं जहां उस असुविधा से वो बाहर आ सके और अपने आने वाले पीढ़ियों में उसको प्रोग्रेस के लिए अपने बच्चों को आगे बढ़ाए। मैं उनका सहयोग करना चाहता हूं और मेरे अंदर यही एक उत्प्रेरक रहा है जिसकी वजह से मैंने वीआरएस लिया है। और मैं चाहता हूं आज कुछ जितना मैं सक्षम हूं, जितना मैं कर सकता हूं, निश्चित रूप से मैं समाज के लिए करूं, ताकि जिन समस्याओं से, जिन अभावों से मैं गुजरा हूं, उससे आने वाले समय में कोई भी कमजोर, गरीब, असहाय हमारे क्षेत्र का ना गुजरे। देखिए, ये जातिवाद
चुनाव में विशेषकर जो सिस्टम चला हुआ है उसमें जातिवाद भी है, ग्रुपवाद भी है, धर्म भी है। क्या इस निर्दलीय चुनाव में आप टिक पाओगे? देखिए नरेंद्र जी, जातिवाद, धर्मवाद, ये जितने भी वाद हैं, ये बीमारियां सिर्फ कमजोर व्यक्ति फैलाते हैं, जिनके पास कोई करने के लिए, जो कुछ करना नहीं चाहते हैं, जो समाज के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं, सिर्फ वोट चाहते हैं। इसके अलावा हम सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोग एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाना भी खाते हैं, एक साथ रहते हैं, खेलते हैं, हंसते बोलते हैं, फिर कहां से जातिवाद है? ये एक पहचान है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर वोटिंग का जो मैटर है, योग्यता के आधार पर देना चाहिए और लोगों को समझना चाहिए कि उनकी समस्याओं को, उनकी भावनाओं को, उनके क्षेत्र को, उनके आने वाली पीढ़ियों के लिए कौन ज्यादा काम कर सकता है, उसके आधार पर वोटिंग करनी चाहिए। नहीं, पार्टी का कोई आपने शुरुआत से ही पार्टी की टिकट नहीं मांगी, निर्दलीय ही चुनाव में ताल ठोकी है, या क्या? पार्टियां टिकट देंगी या नहीं देंगी, ये संभावनाएं बनी रहती है और लास्ट मोमेंट पे पार्टी टिकट काट देती है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। मैंने उस ऑप्शन से बचने के लिए मैंने शुरू से ही यही निर्णय लिया कि पार्टी की लाइन में लगने के बजाय मैं जनता की लाइन में लगूं। पार्टी के चक्कर लगाऊंगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा। मैं सेवा जनता की करना चाहता हूं और टिकट पार्टी से लड़ना चाहता हूं। मुझे यह लगा कि चुनाव तो जनता ही जिताएगी, पार्टी टिकट नहीं जीतने वाली है। जिसको जनता वोट गिरेगी, वो डालेगी, वो जीतेगा। तो मैं डायरेक्ट जनता में जाऊं, और चूंकि मेरा मकसद जब जनता का काम करना है, जनता की सेवा करना है, जब मैं अपना दिखा पाऊंगा जनता को कि मैं वास्तव में आप लोगों की सेवा करना चाहता हूं, तो जनता वोटिंग करेगी, इतना मुझे विश्वास है। उसमें पार्टी का कोई संबंध नहीं है। चुनाव में कुछ समय बचा है, क्या मैसेज करना चाहेंगे जनता के लिए? हमारा तो ये मैसेज है क्लियर कि आप लोगों का एक वोट आपके ना केवल क्षेत्र के विकास के लिए, बल्कि आपके व्यक्तिगत, आपके आने वाले बच्चों के लिए, विकास के लिए भी बहुत महत्व रखता है। इसलिए इसको किन्हीं दूसरों के बहकावे में आके वोटिंग ना करें। आप कैंडिडेट्स के बारे में विचार करें, उसकी पूरी जीवनी पढ़ें, उसके कार्यशैली पढ़ें, उसको, उसका आगे का जो दर्शन है, उसका आने वाला है, उसका जो क्या करना चाहता है, उसका मकसद है, उसको जाने। नहीं जान पाते हैं तो उससे पूछें। सभी नेताओं के फोन अवेलेबल हैं, आप डायरेक्ट फोन कीजिए, किसी के माध्यम से ना कीजिए। पूछिए कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड है, उसने अब तक क्या किया, ये सब चेक करके आप वोटिंग कीजिए। यही हमारा मैसेज है, क्योंकि ये एक वोट आपके क्षेत्र और आपके बच्चों का भविष्य तय करता है। गरीबी महत्वपूर्ण नहीं होती, महत्वपूर्ण होता है कार्य करने की क्षमता और जनता में लोकप्रियता। चुनाव में ताल ठोक दी है, पूरे दमखम से सामने भी आ गए हैं। पानी का मुद्दा भी खूब उठाया है, आगे भी उठाएंगे। जैसे इन्होंने कहा है 10 तारीख को जयपुर में महाकूच है। अब देखने वाली बात है कि जनता निर्दलीय उम्मीदवार को किस तरह से परखती है। केटीआर वॉइस ऐसे राजनेताओं के इंटरव्यू और चौपाल, गांवों की चौपाल, विशेषकर चुनावी यात्रा हम शुरू कर दिया है। अब आगे जल्द ही दूसरे गांव व दूसरे नेताओं की जो भी इंटरव्यू है आपके सामने लाते रहेंगे। उनके मुद्दे क्या हैं, चुनाव में वो किस तरह से कार्य करेंगे, ये सारी चीज़ें केटीआर वॉइस आपके सामने लाता रहेगा। जुड़े रहिए हमसे, केटीआर वॉइस से, और सब्सक्राइब करते रहिए।